नमस्कार। दोस्तों, पिछली बार हमने डिस्कस करा था व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स वी कीप इन माइंड बिफोर लेबलिंग अ पर्सन एज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड. So what were those parameters? Shall we wrap up? Yeah, first was IQ. IQ should be below average. Below average or significantly below average? Significantly below average, right? It should be 2 standard deviation below the mean, right? जो हम जनरली कहते हैं 70 या 70 से कम. और दूसरा पैरामीटर क्या था? डेफिशिएंट्स इन अडेप्टिव बिहेवियर. कोई 2 या 2 से ज़्यादा एरियाज में, अडेप्टिव बिहेवियर एरियाज में, जो कि हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से वो एरियाज होते हैं, उनमें डेफिशिएंसी, द चाइल्ड इज नॉट अप टू द मार्क. और ये सब किस दौरान में होना चाहिए? ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड. Very good. So from conception to 22 years of age. So this is what we had discussed last time. तो अब हमारे पास बच्चा आ गया है जो कि मानसिक मंद है और या बौद्धिक विकलांग है या बौद्धिक दिव्यांग है. और अब हमें उसके साथ क्या करना है? What is our responsibility as a special educator? Obviously, you will say we have to teach and train him, right? So, what do I teach him? Okay, that question comes. So, 3 questions आते हैं हमारे दिमाग में कि अब मेरे पास बच्चा आ तो गया, अब मैं इसको क्या पढ़ा? और दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैं कैसे पढ़ा, राइट? और तीसरा क्वेश्चन एक और आता है, आपके भी आता होगा, हाउ डू आई इंश्योर that my child has learned. Okay, because teaching doesn't guarantee learning, right? अगर आप किसी को कुछ पढ़ा रहे हो, इसका ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा सीख ही रहा है. तुमको इंश्योर करने के लिए कि लर्निंग हो रही है कि नहीं, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, कोई तरीका निकालना पड़ेगा. तो अगर आपके पास ये 3 क्वेश्चंस के आंसर हैं तो यू आर अ वंडरफुल स्पेशल एजुकेटर. हाँ, तो आज हम इन क्वेश्चंस के आंसर का जवाब ढूंढेंगे. सारे क्वेश्चंस का जवाब तो नहीं मिल पाएगा. पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं. सो व्हाट डू वी टीच? अब आपको पता है, हमने अब लक्षण भी करे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात करी थी कि मंदबुद्धि बच्चे जो हैं बहुत कुछ नहीं सीख पाते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं और भूल भी जाते हैं, राइट? तो हम क्या सिखाएं उनको? तो इससे पहले ये जानने के लिए क्या सिखाएं, पहले मैं आपको एक प्रोसेस ऑफ स्पेशल एजुकेशन को समझाना चाहती हूँ, राइट? ये जो मैंने आपका चार्ट बनाया है, जो आप पहला स्टेप क्या है? बिहेवियरल असेसमेंट. ओके, अब ये बिहेवियरल असेसमेंट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? बिहेवियरल असेसमेंट क्यों करते हैं? बिहेवियरल असेसमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि बच्चे को अभी क्या आता है और क्या नहीं आता है, राइट? तभी तो मैं डिसाइड कर पाऊंगी ना कि मैं बच्चे को पढ़ाऊंगी क्या. ओके, सो टू फाइंड आउट द करंट लेवल ऑफ द चाइल्ड. इन अदर वर्ड्स, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द चाइल्ड एंड व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ द चाइल्ड. टू फाइंड आउट दैट वी नीड टू डू द फर्स्ट पॉइंट, बिहेवियरल असेसमेंट. नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ डू वी डू इट? बहुत सारे तरीके हैं बिहेवियरल असेसमेंट करने के लिए. आप बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हो, आप इंटरव्यू कर सकते हो और बच्चे को नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व कर सकते हो जब बच्चा व्यवहार कर रहा हो. पेरेंट्स से पूछ सकते हो. बहुत सारे तरीके हैं. और एक और क्या तरीका है कि आप चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हो, असेसमेंट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि मैंने ऊपर आपको दिख रहा है कि इसकी यूज़ करके हम बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं. आपको दिख रहा है? तो पहला स्टेप ये है. तो और ये जो है हम किसके ज़रिए करते हैं? असेसमेंट टूल्स, बिहेवियरल असेसमेंट टूल्स, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे जितना हो सकेगा. और उसके बाद क्या होता है, जब हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे का क्या लेवल है, बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इन अदर वर्ड्स हमें बच्चे की प्रोफाइल पता चल जाती है about his adaptive behavior, then the second step is we pick up goals and objectives.
Okay, so that means we try to teach him what is necessary for him at that particular moment. So in other words, we plan his IEP. इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। और जब हम आईपी बना लेते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हमें स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए कि इन बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, तो वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और फिर वो हम बच्चे के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। और बच्चे को जब उसके हिसाब से सिखाते हैं, एटलीस्ट 3 महीने के तक तो सिखाएंगे, क्योंकि 1 महीना इज टू अर्ली टू फाइंड आउट द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, और बहुत लंबा समय भी नहीं हम देते, बिकॉज अगर कुछ गड़बड़ है, बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर सक रहा, तो हमें शुरू में ही पता हो जाना चाहिए। तो हम 3 महीने लेकर चलते हैं, विच इज़ नॉट टू अर्ली, विच इज़ नॉट टू लॉन्ग। तो उसके बाद हम आईपी जब बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके बाद हम लास्ट स्टेप क्या होता है, इवैल्यूएट करते हैं, फिर से असेसमेंट करते हैं, ये देखने के लिए कि अब बच्चे का लेवल क्या है। तो जो सिखाने के बाद असेसमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन। ठीक है बेटा, जो पहले स्टेप में हमने करी थी वो थी बच्चे का करंट लेवल फाइंड आउट करने के लिए, जिसको कि हम असेसमेंट कहते हैं। और जो लास्ट असेसमेंट होती है आफ्टर ट्रेनिंग गिवन टू द चाइल्ड एज पर द आईईपी, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। और ये हम, जैसा कि मैंने बताया, क्वार्टरली करते हैं। You can do it 6 monthly also, you can do it earlier also. It depends upon the teacher and the child's needs. Okay? And then you can see, who does it. आप देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। दिस इज द होल प्रोसेस। अब ये जो इवैल्यूएशन हमने करी, ये इवैल्यूएशन जो है ये अब करंट असेसमेंट बन गई। ओके, कैन यू सी दिस? This is becoming the current assessment. So it becomes that again we write IP, pick up goals, and write the procedure, select TLM, teach for 3 months, and then again evaluate, and then again that becomes a current assessment. So it is a cycle, which never stops. So it is continuous all the time. And who does it? Can you see what have I written? Multidisciplinary team or interdisciplinary team. So what do we say? What is the various team who's required for the whole process? Yeah, you will say not only the special educator. We have learned the child with ID also has associated problems. He may have language problems, he may have physical problems, he may have other problems, but so we need to have all these therapies also inserted in the IEP. So who will do all this? All professionals, occupational therapist, physiotherapist, speech therapist, and a psychologist. So we require a multidisciplinary team. But why do we say the team should be interdisciplinary? Why? Because all the members of the team should consult with each other and then plan IEP, okay? Rather than making their own independent plans. So they should discuss, we should have a meeting for IEP where everybody should be present, and then plan IEP for a particular child, which would be implemented by a special educator. So have you understood the process? So first step is behavioral assessment. How do we do it? With the behavioral assessment tools. Okay, we will discuss about that. What are the behavior tools? And what do we get? We get a behavioral profile after doing the assessment, which tells us what is the current level of the child. Okay, in other words, as I said, at what level the child is operating right now. So that is the current level. A second step क्या है? On the basis of the assessment, we decide on the goals and the short-term objectives. And on the basis of that, we write
IEP, that how do we teach those goals and objectives and what will be the TLM used for that. और वो हम 3 महीने तक पढ़ाते हैं और आप 6 महीने का भी कर सकते हैं. एज आई सेड, इट इज नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल. It depends upon the child and depends upon the school policy. And then after that, after 3 months, what do? We do the evaluation. फिर से assessment करते हैं ये देखने के लिए कि कितनी progress हुई. और फिर वो जो assessment है वो current assessment बन जाती है. और फिर उसके बेस पे हम फिर से 4 गोल सिलेक्ट करते हैं, 4 या 5 जितने भी आपको सिलेक्ट करने हैं. फिर हम उनको पढ़ाते हैं, फिर हम उनको इवेलुएट करते हैं. इस तरह ये सिलसिला चलता ही रहता है. सो दैट इज वाई वी कॉल इट इज अ साइकिल. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो आई कीप इट असाइड नाउ. सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप. What was the first step? Doing the behavioral assessment. Now, how do we do the behavioral assessment? Friends, there are many scales which are in use. But I will introduce to you today the first scale which was made on Indian population. And this was the scale which was made first by Professor Jayachandran. With a painful mind, I have to say that he is no more with us, but he was the first person who introduced this scale for Indian population for assessment of adaptive behavior. What is the full form of MDPS? Madras Developmental Programming System. Because Sir was having an organization which is called Vijay Human Services in Chennai, that is why he named it as Madras Developmental Programming System. So friends, पहले ये जो सबसे पहला स्केल बना था वो 1975 में बना था. Yes, और उसके बाद ये रिवाइज हुआ है 1992 में. पर उसके बाद ये रिवाइज नहीं हुआ है, but we have got many more scales, keeping in view the shortcomings of this scale and what the new thinking, new attitude, and the new knowledge. We have developed more scales also, so which we will discuss later. So today we'll talk about MDPS. Now, what is MDPS? As I said, it is a scale which we use for assessment of the adaptive behavior. तो अब डिस्कस करते हैं. इसका जो स्केल है ये वाला है. ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ये मैनुअल है और इसका जो स्केल है वो उसकी ओरिजिनल कॉपी हमारे पास नहीं है, बट दिस इज द स्केल. नाउ द स्केल हैज, आपको ये याद रखना पड़ेगा, आप थ्योरी में तो पढ़ते ही होंगे. इस स्केल में हमारे पास 18 डोमेन्स हैं. कहने का मतलब अडैप्टिव बिहेवियर के 18 एरियाज हैं, डोमेन्स हैं. मैं अभी आपको बताऊंगी वो कौन कौन से हैं. और हर एक डोमेन में कितने आइटम्स हैं? You would know, I think many of you would know, 20 items. So total items कितने हो गए? 360 items. Okay, so let us see what are those areas which are there in the MDPS scale. So जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्या है? दिख रहा है आपको? पहला के एरिया क्या है? मोटर स्किल्स. मोटर स्किल्स में बच्चे को हम असेस करते हैं. अंडर दिस वी हैव 2 मोर सब एरियाज जो कि ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल्स. ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन सी होती है? जिसमें लार्ज मसल्स ऑफ द बॉडी आर इन्वॉल्व, राइट? जैसे भागना, दौड़ना, जंप करना. ओके. एंड फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है? सूक्ष्म, जिसमें छोटी मसल्स यूज होती हैं, जैसे कि पेंसिल को पकड़ना, कप को पकड़ना, कुछ बिनना, उठाना, राइट? ओके. उसके बाद क्या है? सेल्फ हेल्प स्किल्स. सेल्फ हेल्प स्किल्स में क्या होता है? वो सारी स्किल्स जो अपने देख रेख के लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके. जिसमें पहला क्या आता है? ईटिंग. अब बच्चा खाने के प्रोसेस में कैसा है? क्या वो अपने आप खा लेता है? अगर नहीं खाता है तो कैसे खाता है? क्या वो सपोर्ट के साथ खाता है? क्या उसको अगर खाता है तो बिखेर देता है? क्या उसको चम्मच से नहीं खाना आता है?
व्हाट इज़ द लेवल, ओके, वो आपको पता करना पड़ेगा। डिटेल लेवल, ड्रेसिंग, कपड़े कैसे पहनता है, अपने आप पहन लेता है कि नहीं, अगर अपने आप नहीं पहनता है तो सपोर्ट, कौन सी सपोर्ट चाहिए, मैनुअल सपोर्ट चाहिए या जेस्चरल चाहिए या पूरा डिपेंडेंट है, तो ये सब हमें देखते हैं। ग्रूमिंग स्किल्स, जो अपने आप को एक साफ सुथरा इंसान, एक एक्सेप्टेड ह्यूमन बीइंग बनाना चाहता है, जो कि कंघी कैसे करनी है, हाथ अगर आपका नोज़ आ रहा है तो उसको साफ कैसे करना है, हाथ धोने हैं, अपने कोई बॉडी ऑर्डर ना हो उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है, उसको ये सब मालूम है कि नहीं। एंड देन द टॉयलेटिंग, is he independent in going to toilet, or he has to be reminded, or he knows where is the toilet, और या टॉयलेट करके वो अपने आप को क्लियर कर लेता है, क्लीन कर लेता है, फ्लश करता है कि नहीं। ऑल these things we have to see whether he is independent, what is his level, okay, in all these skills. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने आप को कम्युनिकेट कैसे करता है। हमारे आपने बच्चों को देखा होगा कि कुछ बच्चे तो बोलते हैं पर क्लियर नहीं बोलते हैं, बट समहाउ दे कम्युनिकेट आइदर बाय जेस्चर और अपने कुछ हिसाब, अपने कुछ वन वर्ड बोल के। तो हमें यही देखना है कि उसकी जो लेवल है स्पीच का, वो किस लेवल पर है, वन वर्ड लेवल का है, टू वर्ड लेवल का है, एक्सप्रेस कैसे करता है, सेंटेंसेस में करता है कि सिर्फ साइंस करता है, कैसे करता है, और या सिर्फ पिक्चर रीडिंग ही करता है। और रिसेप्टिव लैंग्वेज में क्या है कि वो हमारी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आवर इंस्ट्रक्शन, कि अगर मैं बोलूँ बैठ जाओ तो अगर वो बैठता है तो इसका मतलब वो आपका अंडरस्टैंड कर रहा है। तो रिसेप्टिव लैंग्वेजेस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेजेस ability to express in whatever way he expresses. Okay, and then is social interaction. That's the area we assess the child, that how is he, what is his, how he interacts with others, his relationship with others. Does he make friends, or how does he, uh, you know, uh, you know, सुबह मिलता है किसी से तो कैसे हेलो बोलता है, कि गुड मॉर्निंग बोलता है, तो किस तरह से मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ किस तरह से व्यवहार करता है या औरों के साथ किस तरह से व्यवहार करता है, ये सब सोशल स्किल्स। सो एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड टू मेक फ्रेंड्स एंड अदर थिंग्स। देन वी कम टू फंक्शनल एकेडमिक्स, कि बच्चे का एकेडमिक्स में क्या लेवल है, रीडिंग में कैसा है, रीडिंग कर पाता है कि नहीं, वन उसको व्यंजन आते हैं कि नहीं, ABCD आती है कि नहीं, अगर आती है तो 2 लेटर वर्ड पढ़ पाता है कि 3 लेटर वर्ड पढ़ पाता है कि सेंटेंस पढ़ पाता है, कि पढ़ता है बट स्किप कर जाता है या लाइन ही स्किप कर जाता है, ये सब हमें देखना है। राइटिंग कैसी है, राइटिंग में क्या पेंसिल को ठीक से पकड़ता है, पेपर को ठीक से रखता है, और फॉर्मेशन लेटर्स की ठीक से बनाता है कि नहीं, स्पेसिंग लेटर्स के बीच में ठीक देता है कि नहीं, ये सब चीज़ें जो हैं हम राइटिंग में देखते हैं। और नंबर में, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक आती है कि नहीं, कॉन्सेप्ट है कि नहीं, मीनिंगफुल काउंटिंग करता है कि नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सम्स एंड ऑल दैट किस हद तक करता है। टाइम पढ़ लेता है, अगर पढ़ता है तो किसी एक पर्टिकुलर वॉच में पढ़ता है कि किसी भी वॉच में पढ़ लेता है, तो कि उसको भी सुइयों का भी ज्ञान नहीं है, तो कहाँ किस लेवल का है। मनी का ट्रांजैक्शन कर लेता है, सिक्कों की पहचान है, रुपीस की पहचान है, शॉपिंग करने जाता है, अगर जाता है तो करेक्ट चेंज वापस लेकर आता है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, उसके बाद है डोमेस्टिक बिहेवियर, हाउ डज ही behaves, or how what are the various skills he does in the home. क्या गार्डन में पानी देता है, अपना बेड अपने आप बना लेता है, और अपना सैंडविच अपने आप बना लेता है, एनीथिंग रिलेटेड टू डोमेस्टिक बिहेवियर। एंड देन कम्युनिटी इंटरैक्शन, कम्युनिटी की उसको किस हद तक इंटरैक्ट कर पाता है, क्या उसको पता है कि दवाइयों की दुकान कहाँ है, या स्कूल में पता है प्रिंसिपल का कमरा कहाँ है,
कैंटीन कहाँ पे है, टॉयलेट कहाँ पे है, या कम्युनिटी में पता है ब्रेड कहाँ पे मिलेगी, बस स्टॉप कहाँ है, ये सब चीज़ें उसके बारे में। रिक्रिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी थिंक कि अरे मंदबुद्धि बच्चा है, इसको रिक्रिएशन का क्या ज़रूरत है, ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज ये रिक्रिएशन कर रहा है कि नहीं, इंडोर कुछ खेलता है कि नहीं, बाहर जाके कुछ खेलता है कि नहीं, खेलता है तो कैसे खेलता है, रूल्स के हिसाब से खेलता है कि नहीं, वो सब देखेंगे। एंड देन लेजर टाइम एक्टिविटीज़। आप सब लेजर टाइम एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या करते हैं जब आप लेजर टाइम एक्टिविटी करते हो? टीवी देखते हो, राइट, फुटबॉल खेलते हो, बाहर घूमने जाते हो, मॉल्स में घूमने जाते हो, तो ये बच्चा क्या कुछ करता है। देन लास्ट में हम लोग 18वें एरिया में देखते हैं वोकेशनल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी कर सकता है। क्योंकि बच्चों, फ्रेंड्स, यू विल अंडरस्टैंड दैट इवेंचुअली द चाइल्ड हैज़ टू लर्न to be independent in 3 areas, right? That is our goal. One is self adequacy, कि अपने बारे में इंडिपेंडेंट हो जाए, और दूसरा क्या है, सोशल एडिक्वेसी, कि और लोगों के साथ जो है वो रिलेशनशिप में एडिक्वेट हो जाए, सबके साथ ठीक वो कर ले। एंड थर्ड इज इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंसी, और लास्ट क्या है, वोकेशनल। देखो, वोकेशनल के अंदर ये सब आ रहा है, आपके पास ये स्केल होगा, और अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, राइट। तो कि बच्चा जो है कौन कौन से काम कर सकेगा बड़ा होके, इसके बारे में, क्या वो आप फॉलो इंस्ट्रक्शन करता है, लाइन में रह के काम कर सकता है, कटिंग कर सकता है, ऑल दोज थिंग्स वी वांट टू असेस व्हाट इज हिज लेवल इन वोकेशनल एक्टिविटीज़। तो जब आप अब क्या करेंगे, अब आप कहेंगे मैम हम असेस कैसे करेंगे। अब असेस करने के लिए आपको सामान चाहिए होगा। सबसे पहले क्या है, मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स में, ग्रॉस मोटर में आप देखेंगे क्या स्किल्स लिखी हुई हैं, तो आप मोटर वाला एरिया खोलेंगे और आप देखेंगे कि पहला क्या है। तो अब ऐसे ये लिखा है, होल्ड हेड इरेक्ट व्हेन इन सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन, कि क्या अपना वो सिर सीधा रख सकता है, गर्दन सीधी रख सकता है कि नहीं। अगर बच्चा भाग रहा है, दौड़ रहा है, आपको पता है कि वो रख सकता है। तो अगर बच्चा कर सकता है तो आप, हमारे पास ये प्रोफाइल है, तो आपने जो बच्चा कर सकता है, ये क्या है, बच्चे की प्रोफाइल है, आप देख रहे हैं। तो अगर ये पहला आइटम ग्रॉस मोटर का है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ग्रॉस मोटर में पहला आइटम क्या था कि वेदर द चाइल्ड कैन होल्ड हिज हेड इरेक्ट और नॉट। तो अगर बच्चा कर सकता है तो आप इसको, पहले आइटम को ब्लू मार्क करेंगे, और अगर नहीं कर सकता तो रेड मार्क करेंगे। इसी तरह आप पूरे 20 आइटम्स को मार्क कर देंगे रेड और ब्लू में, और फिर आप दूसरे एरिया पे जाएंगे, फाइन मोटर, और फाइन मोटर के आप फिर से स्केल पे जाएंगे और देखेंगे कि पहला आइटम क्या है। और पहला आइटम क्या है कि क्लोजेस हैंड अराउंड एन ऑब्जेक्ट। ओके, कि बच्चा जो है किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड हैंड करता है। अब मैं ये कैसे करूँगी, मेरे पास तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो बच्चों, आपको इसके लिए किट बनानी पड़ती है। तो हम ये ऐसे किट बनाते हैं, जैसे अभी ये आपको इसके, ये MDPS के साथ ये किट भी बनानी पड़ती है। जैसे ये लिखा है मैंने, रीडिंग राइटिंग की किट बनी हुई है, ठीक है। और ये किट बनी हुई है फाइन मोटर की और आई हैंड कोऑर्डिनेशन की। और इसमें मैं आपको सामान दिखा रही हूँ, क्या है, बॉल है, बीड्स हैं। तो आपको सबको ये, इसको कहते हैं ABAK किट, अडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट किट। तो इसके बिना नहीं तो आप उठ के तो नहीं जाओगे ना बच्चे के साथ, तो ये सारा सामान है। इसी तरह से दूसरा वाला ये जो है, इसमें हमने क्या बनाया हुआ है, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इस सारे एरियाज का हमने सामान, रीडिंग और राइटिंग इसमें करा है, मनी अलग से करा है, इसमें फ्लैश कार्ड्स हैं, ठीक है, इसमें ये साइन है, जो जो आइटम्स हैं उसके हिसाब से हमने ये सारी किट बनाई हुई है, राइट। उसमें ये लिखने के लिए रखा हुआ है कि बच्चे को लिखवाना होगा, तो ये पैड है खाली, ये पिक्चर्स हैं, राइट, ये भी पिक्चर्स हैं।
तो जो जो सामान चाहिए वो हमने इस किट में डाला हुआ है। तो आपको भी ऐसी किट बनानी पड़ेगी। तो जब आप MDPS यूज़ करेंगे, आप ध्यान रखें, आपके पास ये प्रोफाइल होना चाहिए, आपके पास ये स्केल होना चाहिए, आपके पास ये प्रोफाइल होना चाहिए जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये वाला, जिसमें आप बच्चे की का रिकॉर्ड करेंगे कि वो क्या कर सकता है, और आपके पास किट होनी चाहिए, राइट। और आप असेस कैसे करेंगे? बहुत तरीके हैं। एक तो बच्चा आपके अक्रॉस द टेबल बैठा हो और किट आपके नीचे हो, और या आप बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं इन नेचुरल सेटिंग ऑल्सो। ओके, सो it's up to you. There are many things which you will assess better in the natural setting. जैसे बच्चा खाने की स्किल्स हैं, जब खाना खा रहा है तब देखिए। भागने दौड़ने की स्किल्स हैं, जब बच्चा स्पोर्ट्स का पीरियड में है तब देखिए। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और बच्चे को ये भी नहीं लगेगा कि मेरा कोई एग्जाम हो रहा है, राइट। और जब आप ये सारे कर लेंगे तो आपके पास इस तरह की बच्चे की प्रोफाइल आएगी, रेड एंड blue. So which shows, all blues shows what the child can do, and the red shows what the child cannot do. तो अब आपको ये सारे जो स्केल्स आपने देखे, और ये वाला, ये भी इससे आपको पता चलता है कि जो ग्रीन वाली स्केल्स है सारी, ये प्राइमरी में बच्चे को आ जानी चाहिए थी, प्री प्राइमरी में और प्री प्राइमरी में, और येलो वाली प्राइमरी में आ जानी चाहिए थी, और ब्लू वाली जो है सेकेंडरी में, और जो लास्ट वाली रेड है वो वोकेशनल लेवल पे, प्री वोकेशनल एंड वोकेशनल। तो जब आप ये करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बेस पे भी कि मेरा बच्चा कौन से लेवल पे है इन द स्किल्स, whether he is at pre-primary level or he is at secondary level or he is at vocational level. Then on the basis of this, friends, you will select the goals and objectives, and on the basis of that you will write IEP, which we will discuss in the next video. But before that, after you have done assessment, you also have to see MDPS में progress कैसे measure होती है. That's also part of MDPS, which I would like to show you. इसके 7 numbers हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. जब 3 months के बाद आप बच्चे को फिर से असेस करते हैं टू फाइंड आउट द प्रोग्रेस, तो अगर आप देखते हैं कि बच्चा जो है बिलो बेस लाइन चला गया, जो उसका करंट लेवल था उससे भी नीचे चला गया, तो आप उसको क्या स्कोर दोगे? आप उसको स्कोर दोगे 1, ओके। और अगर आप देखते हैं कि बच्चा जो है नो प्रोग्रेस, जो जैसा जो करंट लेवल था उतना ही वहीं पर ही है, तो उसको क्या नंबर देंगे? 2. एंड इफ देयर इज 25% प्रोग्रेस यू गिव 3, एंड इफ देयर इज अ 50% प्रोग्रेस यू विल गिव 4, एंड इफ देयर इज अ 75% progress you will give 5, and if there is a 100% progress you will give 6, and if the child has achieved before the deadline, अगर आपने 3 महीने का पर बच्चे को 2 महीने में ही उसने वो लक्ष्य पूरा कर लिया, तो तब आप बोल देंगे 7, राइट। सो MDPS से जब आप असेस करते हैं तो प्रोग्रेस भी हम ऐसे ही शो करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट MDPS. If you have any question, you can always write to me. Namaskar.